गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने बुधवार को करौली जिला मुख्यालय पर मदन मोहन जी मंदिर में ढोक लगाकर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार हर वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही है। राजस्थान सरकार के कार्यकाल और गुर्जर आरक्षण सहित कई मुद्दों पर अपडेट इंडिया ने विजय बैंसला से खास बातचीत की। मदना के दरबार में आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला काफी चर्चित हैं और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। चाहे किसी तरीके का बयान हो, चाहे अपने समाज के हक की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, तो वो आमजन के हकों के लिए चर्चों में रहते हैं। तो आज उन्होंने मदन मोहन जी के दरबार में ढोक लगाई और सभी की खुशहाली के लिए उन्होंने कामनाएं की हैं। और आज उन्होंने अपने कुछ लोग हैं उनसे जनसंपर्क किया है और जो युवा जो वर्ग है उन्होंने उनका कई जगह भव्य स्वागत भी किया है। इसको लेकर मैं बातचीत करना चाहूँगा, कोशिश करता हूँ। बैंसला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया में। थैंक यू सो मच। आप करौली पधारे, आपने जो है मदन मोहन जी के दर्शन किए हैं, तो आखिर क्या मिशन है? क्या कुछ दर्शन करने के बाद क्या कुछ नया करने की प्लानिंग है, या कुछ नया जो कोई मैप तैयार हो रहा है, या कुछ नया कर रहे हैं आप कि आपने अचानक दर्शन किए हैं और कोई नई प्लानिंग हो आपकी, तो क्या प्लानिंग है, या जनरली दर्शन करने आए आप? ऐसा मैं रेगुलरली आता रहता हूँ जी। और मदन मोहन जी के दरबार में हम नतमस्तक रहते हैं। और हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जिस होटल में बैठे हैं, सनी जी का है और सनी जी मेरे को हर बार अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके लेके जाते हैं। आज इत्तेफाकन आपसे भी मुलाकात हुई, पहले बात हो गई थी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ या बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है कि आज थोड़ा ज़्यादा समय के लिए मैं बैठा यहाँ। तो कैसा लगा मदन मोहन जी में आप पहुँचे, वहाँ भी भक्तगण थे, आरतियाँ हो रही थी, तो आज कैसा फील हुआ कुछ आपको? देखिए, ऐसा है कि हर बार जब हम कहीं जाते हैं और अध्यात्म हो, रिलीजन हो, प्रभु हो, ईश्वर हो, भगवान हो, जब हम वहाँ जाते हैं और उनके यहाँ बैठते हैं, उस दिन हम जब पहुँचे थे तो पट खुले भी नहीं थे। लोग वहाँ पे पूरे भक्ति में बैठे हुए अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ये मनमोहक दृश्य भी है और इस बात को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति एक ऊपरी शक्ति के तहत ही काम कर रहा है और अच्छा लगता है। जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे, कभी मैं ज़्यादातर अपनी धर्मपत्नी के साथ ही आता हूँ और हम दोनों दर्शन करने के बाद मंदिर की चौखट पे या मंदिर के अंदर कोने में चुपचाप से बैठे रहते हैं और प्रभु के आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। बहुत चलिए, अच्छा। आप क्या लगता है, क्या प्लानिंग है, नया कुछ नया करने जा रहे हैं आप? कुछ विचार है आपके मन में कि हमें क्या करना है युवाओं के लिए, समाज के लिए? देखो, ऐसा है कि पुष्पेंद्र जी, क्या होता है कि क्योंकि आपने जो है देखा है कि सबसे पहले तो आपने अपने गुर्जरों का जो आरक्षण का मुद्दा है वो आपने देखे कि किस तरीके से आंदोलन हुए, किस तरीके से लोग परेशान हुए। तो अनुभव की बात की जाए तो आपका अनुभव तो कम नहीं है। इसके बाद भी बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चर्चा करना चाहते हैं। क्या मुद्दे? क्या है कि मुद्दे बहुत हैं, आप जहाँ देखना चाहो वहाँ पर आपको मुद्दे मिलेंगे, लेकिन जो डिसीजन बेस्ड मुद्दे हैं, सबसे बड़ी चीज आज की डेट में ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लें या अपने एग्जिस्टिंग युवाओं को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, मैं जब भी जाता हूँ, खास करके ईस्टर्न राजस्थान में जब मैं घूमता हूँ, तो मुझे दो तीन चीज़ें बहुत मतलब मुंह पे लगती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स अ वेरी बिग इशू। सेकेंडली, अब सस्ते नशे, इस पे कर्व करना है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, लोग, पीपल आर गेटिंग इनटू ड्रग्स, पीपल आर गेटिंग इनटू गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, ये अब्यूज शुरू होने लगा है। और बहुत छोटे 18 साल की उम्र से अगर मैं ऊपर पकड़ के चलूँ तो ये शुरू हो गया है। मैं अभी 2-4 वाइन वालों से भी बात कर रहा था कि तुम्हारे एज ग्रुप क्या है, लोग जो खरीद के लेके जाते हैं। और बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट है, करौली की बात करूँ तो लोग छोटे छोटे बच्चे आके जाते हैं कि अपने पापा के लिए लेके जानी है, अपने इसके लिए लेके, अब लोग दे देते हैं बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल इशू। तो बट प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सिस्टम को चेंज करने, उस पर फोकस करने के अलावा हम उस जगह फोकस करें कि जहाँ ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम 18 से 28 साल के युवा को मैं अगर एक फोकस लेकर के चलूँ तो उसके लिए हम लोग शाखाएं मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी करौली में भी डिसाइड किया है कि रविवार से लगने लगेगी। इसकी शाखाएं कहाँ? हर गांव में, हर गांव में, ये बहुत बड़ा काम है आपका। अगर शाखाएं लगेंगी
तो लोगों के मन में एक विचार बदलेगा और उनकी दुनिया भी बदलेगी। आप ये समझिए ना पुष्पन जी, एक सिटीजनशिप प्लेज होता है जो मैंने आपको भी सुनाया था थोड़ी देर पहले, कि मैं भारत का नागरिक हूँ, हर भारत की ये माँ बहन मेरी माँ बहन है, ऐसे करके जो प्लेज है, और मैं हरदम आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर माई कंट्री। ये हम स्कूल में पढ़ा करते थे, और जब से हम स्कूल से निकल गए तो ये प्लेज भी हमारा पता नहीं कहाँ चला गया। और जब आपको मैं सुना रहा था तो आपके चेहरे पे एक अलग रूहानीपन आ रहा था कि आपको पुरानी बातें याद आ गई। हम अपनी सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल रियल में मुझे लगा कि जो बचपन था, बचपन में जो शाखाएं लगती थी, बिल्कुल वो भी मुझे याद आई। तो ये बहुत अच्छा काम रहेगा। तो इसके अंदर में केवल शाखाएं नहीं लगेंगी, नशा मुक्ति, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज, सिटीजनशिप प्लेज, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ ये है कि जो युवा आएंगे हम उनको जिम्मेदारियां भी देंगे। जैसे अगर करौली में लगी या किसी ई मित्र का भी हम सिस्टम बिठाएंगे उसके अंदर में, कि 2 रविवार के बाद 3 रविवार, हफ्ते में 1 रविवार पे ई मित्र वाला आएगा, जिसको जितने जो फॉर्म्स डालने हैं वो फॉर्म्स डालेगा, जिसके जो काम नहीं हुए वो कंसोलिडेट करे जाएंगे। इसका मतलब ये रहेगा कि ई मित्र वाला वो आपकी शाखाओं पर रहेंगे, जो जिनकी जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं, उनका फायदा दिलाने के लिए आप उनका निःशुल्क कराएंगे या कुछ चार्ज लेंगे? मैं क्यों लूंगा पैसे, मेरा क्या लेना देना। देखो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मनी, इट इज अ मैटर ऑफ गिविंग गवर्नेंस टू पीपल। जो व्यक्ति, अभी आप ही बता रहे थे मुझे कि महिलाएं अपने बच्चे को लेकर आती हैं, पूरे दिन बैठी रहती हैं, उनको झाड़ करके भेज दिया था कि वापस आना। वो बेचारी महिला जो पूरे महीने में 750 रुपए कमाती है, 1000 रुपए कमाती है, 200 रुपए उस दिन खर्च कर देगी, फिर वापस आकर के 200 रुपए खर्च कर देगी। उस पर क्या ही बीतती होगी यार। और वो छोटा बच्चा उसकी गोदी में बैठ करके रो रहा है। बिल्कुल, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल मान सकते हैं सरकार की सुविधाओं का उनको फायदा मिलेगा, और 1 to 1 हर एक आदमी को जोड़ने क्या का हो भी रहा काम है रहेगा। पुष्पेंद्र, क्या हो रहा है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार के करने में और एग्जीक्यूट होने में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। और इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अपना ज्यादा छोटा सिक्का करते हैं या फिर कन्वीनियंस बेस्ड काम करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जिसको जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की, वो मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। अभी ये गोपाल की स्कीम निकाली है, ये ग्राउंड पे पहुंच रही है क्या? अगर नहीं पहुंच रही तो हम पहुंचाएंगे ना। इन शाखाओं के थ्रू आप जो है प्रयास है, देखो साहब, ऐसा है, प्रयास है। ये अल्टीमेट तो नहीं है, लेकिन क्या है ना कि एक कदम तो है। नहीं, अच्छा, जहां नहीं चल रहे थे, जमीनी लेवल का काम है। अच्छा, जमीनी लेवल का काम है, इसका फायदा जरूर आम जन को मिलेगा। आप ये देखिए, अगर बच्चे वहां पहुंचेंगे उनको भी तो पता चलेगा कि काम कैसे होता है। आज की डेट में आज की जो जनरेशन आ रही है, अनफॉर्चुनेट है ये बात, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैं कॉर्पोरेट का व्यक्ति हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट वालों से मेरी बहुत बात होती है। वो ये कह रहे हैं कि जेनजेड जो भी आ रही है, जेनजी जिसे कहते हैं, वो उस तरह की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो उसमें क्या चीज की कमी है? ऑनेस्टी तो है ही है, इंटेग्रिटी भी है, लेकिन पर्सेवरेंस थोड़ा सा कम हो गया। उनको सबको यूं चाहिए, और दुनिया ऐसे नहीं चलती। चलिए, मैं मुद्दा बदलता हूं, और सबसे बड़ा जो अहम जो बात होगी वो गुर्जर आरक्षण को लेकर होगी, कि जो 9वीं अनुसूची का जो मामला है वो उसमें क्या चल रहा है। देखिए, 9वीं अनुसूची का मामला जो है ये, क्योंकि सरकार है आपकी, बीजेपी के हैं आप, देखिए मेरी बात समझिए, और वही 9वीं अनुसूची का मामला बड़ा मुद्दा है। देखो ऐसा है कि 2 चीजें हैं। 9वीं अनुसूची विजय बैंसला की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पूरे समाज की रिक्वायरमेंट है। और 9वीं अनुसूची क्यों चाहिए? चाहे 9वीं अनुसूची दो, चाहे कुछ और दो, हमारा आरक्षण जो है, एमबीसी समाज का जो आरक्षण है, वो उसका एक कोर्ट पे पीएलआई चल रही है, पीएल भी चल रही है। अच्छा, पीआईएल के अंदर में जो रिट पिटीशन चल रहा है, हो सकता है कि हमारा आरक्षण रुक जाए, हो सकता है ना रुके। जब आरक्षण 2019 में मिला था, तब सरकार से ये बात बहुत क्लियरली हो गई थी कि भैया, ये सरकार, उस समय की सरकार के साथ ही बात हुई थी कि भैया हमारा आरक्षण नहीं गिरना चाहिए। अब उसके लिए चाहे आपको 9वीं अनुसूची देनी है, चाहे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देना है, चाहे आपको कुछ नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आम जन जो समझता है, वो ये समझता है कि 9वीं अनुसूची होने से ये कार्य हो जाएगा। हमारा कार्य ये है कि चाहे 9वीं अनुसूची से दो, चाहे किसी और से दो, हमारा आरक्षण नहीं गिरना चाहिए साहब। सीधा मुद्दा ये है, आपका आरक्षण। मुझे रिजल्ट चाहिए। समाज को पकी हुई दाल चाहिए, उसके अंदर छौंक किस चीज का लगेगा, दाल कौन सी बनेगी, वो मतलब नहीं है भाई। मैं मतलब ठेठ हिंदी में समझा रहा हूं। हमारा आरक्षण नहीं गिरना चाहिए, समाज ये चाहता है, उसके लिए जो कार्य करना पड़े करे। अब इसके लिए 9वीं अनुसूची की रिक्वायरमेंट
पिछली सरकार ने 2019 में फरवरी में 21 या 22 तारीख को एक चिट्ठी भेजी थी केंद्र सरकार को, और 2020 में भी एक रिमाइंडर भेजा था। तो ये मुद्दा है, और मैंने भी मेरे ख्याल से 23 जनवरी को एक चिट्ठी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये समाज का ये मुद्दा, ये रिक्वायरमेंट है, आपके पास को देखिए। अब कैसे करना है, क्या करना है, ये तो सरकार, गवर्नमेंट, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। इसके लिए आप मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। एक बात और समझिए आप कि क्या है कि आरक्षण लेना तो पटरियों की बात थी, अब उसको नवी अनुसूची में डालना या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डालना या कुछ भी करना हो, ये पॉलिटिकल लॉबिंग का काम है। तो जो लोग, मैं बहुत स्पष्टता से आपको ये बात कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। समाज की ये मांग है कि जो भी व्यक्ति समाज के वोटों से जीत करके पार्टी की तरफ से या इंडिपेंडेंट होकर के सत्ता में आता है या इलेक्शन लड़ा हो, उसमें मैं भी आता हूं। हम सबका ये दायित्व है, और खास करके वो जो जीत गए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका सबका ये दायित्व है कि पॉलिटिकल लॉबिंग करके या कैसे भी करके जो चीज करनी है, चाहे नवी अनुसूची हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो, ये करा करके दें। ये विजय बैंसला की अकेले की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई थी। समाज ने लड़ करके 5% आरक्षण ले लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग सब समाज के वोटों से आए हैं, आप ये करिए। मेरा निवेदन ये है कि अगर आप लोग एक कमेटी बनाना चाहें, 50 लोगों की बनानी है, 10 की बनानी है, 5 की बनानी है, आपके ऊपर। मेरे को उस कमेटी में रखना है, रखिए, किसी और को रखना है रखिए, नहीं रखना मत रखिए, कोई बात नहीं है, काम होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी इसके बाद मैं बात करता हूं सरकार, ये जिम्मेदारी सरकार ने अभी एमबीसी मेरे कंप्लीट नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी उन राजनेताओं की भी है, उतनी ही है जितनी हमारी है। तो यू हैव टू कम अप टू दैट लेवल एंड ओन इट बॉस। और ये पूरा समाज, मैं जितनी भी ये बोल बूझल मन की बात कार्यक्रम कर रहा हूं, हर जगह यही बात उठ के आई है कि हमने जिताए हैं साहब, अब हमारा काम करा दो। सही बंदा। दूसरा मेरा मुद्दा है कि सरकार ने एमबीसी वर्ग को लंबी राशि दी है विकास के लिए भी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अच्छी बात है, होना चाहिए। देखो, एमबीसी एज अ कम्युनिटी पिछड़ी है। हम, आपके तो बगल में डांग क्षेत्र है ना, करीब 60% लोग यहाँ पे एमबीसी के रहते हैं। बिल्कुल। पीने का पानी नहीं है भाई, आज 76 साल हो इस गए। पैसे का सदुपयोग कैसे होगा, इसमें क्या भूमिका रहेगी, आप लोगों की भी जो है क्या भूमिका रहेगी? देखो, अगर आप राशि की बात करते हो, दो तरह की राशियां हैं। एक राशि वो है जो डांग क्षेत्र में 50 करोड़ से 100 करोड़ हुई है। इसमें सब कुछ बाद की बातें हैं। सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल की सुविधा और शिक्षा, इन पे आप काम कर लो, बाकी हम सब कर लेंगे। रोड नहीं है, आप कहते हैं कि फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ रोड नहीं बन सकती, और आपकी बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवेज फॉरेस्ट के इलाकों के ऊपर 4, 8 लेन बन रही हैं। तो क्या इन लोगों ने क्या गलती करी है क्या? 5 साल में एक बार पूरा प्रशासन आकर के, वोट बैंक जब बनता है, वोट डालते थे, तो ढूंढ लेता है, और वहां पर पता नहीं कैसे भी जुगाड़ करके लाइट का भी जुगाड़ कर लेते हैं। जब 5 साल में एक बार कर सकते हो, तो फिर 4 साल 374 दिन। मान लीजिए ये लोग नहीं मानते हैं, और जैसे जो अड़ंगे हैं, बीच में फॉरेस्ट हुआ और कई जो अड़ंगे आते हैं, तो उसके लिए आप है ना, फिर आप क्या करेंगे? आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, आप कहते हैं हर जगह की डंडा कि हम लोग खड़े हो जाएंगे आके। ऐसी बात नहीं है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। अगर सब कुछ विजय बैंसला ही कर सकता होता तो ये बूम भी मैं ही पकड़ रहा होता, आपकी जरूरत नहीं होती। लेकिन उम्मीद है लोगों की, उम्मीद है। मेरा निवेदन सुनिए ना, हमको सब मिल करके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। ये केवल करौली के डांग की बात नहीं है, ठीक है? आपके पिपलाज माता के पीछे जो अपना डांग का क्षेत्र है, वहां पर भी है, सरिस्का में भी यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स आर सेम, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। विजय बैंसला सब जगह नहीं कर सकते। मेरा सीधा सवाल ये है कि इस पगड़ी को लोग आपके सिर पे ना देखते हुए बाबा की तरफ नजर करके आपको देखते हैं, और वो चाहते हैं, उनकी नजर, उनका इशारा वही होता है, और वो आप भी समझते हैं कि उनके साथ आपका होना आवश्यक है, और आप भी हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो पैसा मिला है, इसका सदुपयोग कैसे होगा? ऐसा है भाई, अभी तो मैंने कहा, आपको समझ में नहीं आ रही बात।
सबसे पहले पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा और एक रोड, ये चीज तो सरकार करेगी, ये चीज कलेक्टर साहब करेंगे, यहीं से रिक्वायरमेंट जाएगी। सही चीज सही दिशा में होनी चाहिए। जो लोग 75 साल से जिन्होंने लट्टू नहीं देखा, आप अपने घर में लाइट ऑफ करके देखो, आपकी जान निकल जाएगी। और वहां पर लाइट नहीं। चलिए एक सवाल पूछूंगा मैं कि पायलट साहब का कल का कार्यक्रम है, आप भी पहुंचेंगे वहां? हाँ बिल्कुल जाएंगे, मेरे को परिवार से न्योता आया है। और न्योता तो क्या है, कुलदीप जी शहीद हुए, उनकी मूर्ति का अनावरण है, हम बिल्कुल जाएंगे साहब। मेरे खुद के गांव से 12-15 किलोमीटर दूर है, मेरे ननिहाल से 3 किलोमीटर दूर है, तिगरिया हमारे रिश्तेदार हैं, सब हम घर के लोग हैं, क्यों नहीं जाएंगे। मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, सम्मान का कार्यक्रम है। जो जिस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उसके लिए तो हम जाएंगे, चाहे न्योता आए चाहे न्योता नहीं आए। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि, और राष्ट्र के लिए जो अपने सब कुछ न्यौछावर कर दे, वो सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे। नहीं, मुझे ये लगा कि पहले पायलट साहब के साथ आपका जो ट्यूनिंग थी वो थोड़ी सी सही नहीं थी। ये गलत लगा आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब एक ही परिवार के लोग बाग हैं, हम सब राजस्थान के निवासी हैं, हम सब एक साथ रह के काम करते हैं। लोगों के पॉलिटिकल एफिलिएशंस अलग अलग हो सकते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि लोग झगड़े करें। हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं। जब आप लोग जबरदस्ती ये नैरेटिव सेट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को ये नैरेटिव से हट जाना चाहिए और राजस्थान कैसे आगे बढ़े इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ये ज्यादा सार्थक चर्चा है, इससे आपको टीआरपी थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, ठीक है? आई वुड रिकमेंड यू, और आपके से आपको मैं ये सुझाव भी दे सकता हूँ, आपको कह भी सकता हूँ कि इससे भी ज़्यादा बहुत बड़े मुद्दे हैं विजय बैंसला से, उन पे भी चर्चा करें तो ज़्यादा सार्थक होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। कि अभी करौली से और मंडल चंबल के लिए सड़कें बनी हैं, बहुत साफ सुथरा अच्छा रोड बना है, चंबल का पुल बना है, और उस पुल से छोटे जो वाहन है वो निकल पा रहे हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल जो वाहन है, बड़े जो वाहन हैं, ट्रक हुआ, बसें हुई बड़ी, वो नहीं निकल पा रहे हैं। इससे राज्य सरकार का रेवेन्यू भी जो है कम है, और यहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों को जो उम्मीदें थी, रोजगार की उम्मीदें थी, तो वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है। उसमें रोड़ा है मंडरेल की घाटी। बिल्कुल सही बात है। और हमें भी ये था कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय आ रहे हैं तो वो कोई ना कोई कुछ करौली के लिए कुछ तो करके जाएंगे। तो हम आपसे ये सवाल करते हैं कि इस रोड से ये मंडरेल की जो घाटी है आखिर कब बनेगी, और ये बात आप सरकार तक कब पहुंचाओगे? ऐसा है, देखो, बात केवल आपके रोड की नहीं है। रोड तो एक माध्यम है। बात यह है कि अगर यहाँ से कॉमर्शियल व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो जैसे अपनी बात हुई थी, तो यहाँ पे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाएगी, फैक्ट्रीज लगने लग जाएंगी। हमको पॉजिटिव तरीके से आगे क्या करना है 15 साल में, हम लोगों को कैसे 10,000 रुपए की तनख्वाह हर महीने की दे सकें, उनकी लाइफस्टाइल हम इंक्रीज कर सकें। वो व्यक्ति जो लेबरर है वो ये ना सोचे कि नरेगा मनरेगा में मेरे को कब नौकरी मिले, कब काम मिलेगा। ये सब करने के लिए सबसे पहले आप सही कह रहे हैं कि ये रोड चाहिए, और इसमें घाटी है, घाटी का सॉल्यूशन भी निकालना है। मैं आपके साथ ही, चलो आप अपने अगले हफ्ते अपन दोनों चले चलेंगे, ट्रक ड्राइवर से भी मिल लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है? आप चलना मेरे साथ। बिल्कुल, हम उनसे बात करेंगे कि भाई आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ से हम इसको ठीक कर दें तो कितनी गाड़ियां जाएंगी, हमको आइडिया तो मिले। क्योंकि जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो तो राजस्थान का हो रहा है, उसके साथ साथ जो रेवेन्यू लॉस हमारे करौली का हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए, आज की डेट में करौली में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज ही नहीं। इंडस्ट्रीज नहीं होने की वजह से हम लोग किस चीज़ पे अपनी जिम्मेदारी है, अपनी डिपेंडेबिलिटी किस पे? उसमें सीधा ये ग्वालियर मुरैना से चलने वाली जो गाड़ी है वो धौलपुर से निकल के जयपुर जाएगी तो 100 किलोमीटर उसको दूरी ज़्यादा रहेगी। सही बात है। और अगर वो मंडरेल के पुल से निकल के और घाटी में होकर करौली से जयपुर जाती है तो 100 किलोमीटर उसका कम रहेगा। बिल्कुल तो सही, उसका भी 100 किलोमीटर बहुत बड़ा बेनिफिट उसका बनता है। बिल्कुल सही बात। और हमारे जो लोग हैं रहने वाले, उनका भी रोजगार अच्छा यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हमें करनी चाहिए, जितना जल्दी हम कर लें उतना अच्छा।
क्योंकि जो आज का दिन गया वो कल नहीं आएगा। चलिए, ये थे मेरे साथ विजय बैंसला, तमाम तीखे सवालों के साथ थे। और अभी उनका दौरा है करौली में, भी अभी कुछ लोगों से चर्चा होनी है। आप लोगों ने साफ तौर पर सुना कि बोलते तो बड़े खरे हैं। ये अब की बार बात नहीं, ये जहाँ भी बोलते हैं, जिस मंच पे बोलते हैं, जिस इंटरव्यू में बोलते हैं, तो वो तरीका तो बड़ा अजीब गरीब है। उनकी मुस्कुराहट और उनके तरीके सब आप लोग समझ पाते हैं। कैमरा पर्सन राघवेंद्र के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, अपडेट इंडिया, करौली।